हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट थर्ड के समसामयिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि क्षेत्र में आए उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन से है। जैसा कि नाम से ही हो रहा है, हरित क्रांति यानी कृषि क्रांति। तो कैसी थी भारत में कृषि की स्थिति? पिछड़ेपन की स्थिति में थी, और इसके कारण, इसका जो प्रमुख कारण है औपनिवेशिक शासन, जो शासन था उन्होंने भारतीय संसाधनों का गहरा शोषण किया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विभाजन की आर्थिक दुष्परिणामों के प्रभाव से भी कृषि क्षेत्र में असंतुलन हो गया था। पाकिस्तान के अंदर भारत के सर्वाधिक खाद्यान्न और उद्योग हेतु कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्र चले गए, और पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की भारी संख्या को भारतीय कृषि क्षेत्र में आबाद किया गया। कुल मिलाकर पिछड़ी खेती और जनसंख्या के भार ने कृषि क्षेत्र में भारी विसंगतियां पैदा की गई। तो ये माना गया कि हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। अब आज हम देखेंगे कि हरित क्रांति के क्या कारण थे और किसने इसमें सहायक रूप से काम किया। वो चीज़ देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति एक वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति थी, जिसने भारतीय कृषि के विकास और समृद्धि को आगे का रास्ता दिखाया। पहला हमारा पॉइंट है भूमि सुधार। भूमि सुधार हरित क्रांति का एक प्रेरक तत्व था। स्वतंत्रता की पूर्व सामंती और अर्ध सामंती भू संरचना के अंतर्गत कृषि उत्पादन ठहराव की स्थिति में पहुंच गया था और कृषि क्षेत्र में गतिहीनता आ गई थी। भूमि सुधारकों ने भी भू संरचना के सामंती ढांचे को संस्थागत रूप में समाप्त कर दिया था, और कृषि उत्पादन में वृद्धि सामंतों और भूस्वामियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं ही भूमि के स्वामी होते थे और इससे होने वाली आय उनके लिए पर्याप्त थी। भूमि सुधारों के अंतर्गत अधिसंख्यक किसानों को भूमि अधिकार प्राप्त हुए, तो वे निजी स्तर पर उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करने लगे। किसानों को निजी स्वामित्व प्राप्त होने से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थायी स्वरूप के कृषि विकास संसाधन जुटाने में वे संलग्न हो गए। किसानों को क्या हुआ कि निजी जब स्वामित्व प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपना कृषि का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। अब वे अपने खेतों पर कुआं, तालाब आदि का निर्माण भी कराने लगे, और भू राजस्व का भार कम होने से उनके पास अपने खर्चों की पूर्ति के पश्चात भी कुछ राशि शेष रह जाती थी। 1955 से 60 के दौरान कृषि क्षेत्र में 15% वृद्धि हुई। अब है तकनीकी आधार पर विकास। भूमि सुधारों ने कृषि क्षेत्र के संस्थागत आधार में भारी परिवर्तन किए, और स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत की आवश्यकता है उसके अनुरूप भी कृषि का ढांचा निर्मित हुआ। इसके साथ ही कृषि के नए तकनीकी ढांचे की शुरुआत सरकारी स्तर पर भी प्रारंभ हुई। नेहरू जी भी जानते थे कि क्या करना है। उन्होंने कृषि की परंपरागत तकनीकी में परिवर्तन किया, क्योंकि इसके बिना कृषि की उन्नति संभव ही नहीं थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में खेती और सिंचाई के मद पर कुल योजना खर्चे 32% को लगाया गया, और इसके उपरांत की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर 20 से 24% खर्च किया गया। इस प्रकार जो सुधार हुए उसके साथ साथ आधुनिक कृषि का वैज्ञानिक तकनीकी आधार भी निर्मित होने लगा। विशाल सिंचाई और ऊर्जा परियोजना जैसे कि भाखड़ा नांगल गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, कई कृषि विश्वविद्यालय, शोध प्रयोगशालाएं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रासायनिक खाद के कारखाने इत्यादि बने। तो ये नेहरू के सपनों के भारत, जो आधुनिक भारत का मंदिर है, उसके रूप में विकसित हुए। फिर खाद्यान्नों पर क्या प्रभाव पड़ा? खाद्यान्नों का अभाव। 1949 से 65 के मध्य प्रतिवर्ष 3% के उल्लेखनीय कृषि विकास दर के उपरांत भारत को खाद्यान्नों के अभाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भारत आंतरिक मांगों की पूर्ति में भारतीय जो कृषि थी सक्षम नहीं थी। तब 1950 के पश्चात खाद्यान्नों के दामों में वृद्धि की प्रवृत्ति अंकित की गई। भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बाजार में अनाज के भावों को स्थिर करने के लिए खाद्यान्नों का भारी आयात करना पड़ा।
आयात की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई और 1963 में ये 45 लाख टन तक पहुंच गई। ये प्रवृत्ति किसी भी दृष्टि से राष्ट्र के हित में नहीं थी। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। ठीक है, समझ में आएंगे ना, क्योंकि ये बाहर से कब तक मंगाते रहेंगे। तो ये हमारे हरित क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करना पड़ रहा था। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, हमारे आर्थिक संसाधनों को भारी क्षति हुई थी। उसके पश्चात 1965 में पाकिस्तान से हुआ था। तो ये साबित कर रहा था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी अस्मिता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। जिस देश में वहाँ के निवासियों को पर्याप्त खाद्यान्न सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो वहाँ का आर्थिक विकास संदिग्ध था। भारत की चीन, पाकिस्तान, वियतनाम नीति अमेरिका के दबाव में निर्धारित होने लगी थी। अमेरिका नीति मनमाने की दबाव नीति के तहत यह मान रहा था कि वह भारत को अपने इशारों पर नचा सकता है। ठीक है, अब खाद्यान्नों के मामले में भारत की अमेरिका पर आत्मनिर्भरता या निर्भरता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में बाधक थी। इसीलिए हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, खाद्य मंत्री सी सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी, जो शास्त्री जी की लघु कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कृषि रणनीति को अमल में लाने का पूरा प्रयास किया। नेक्स्ट हम देखेंगे अकालों की भयानकता की, किस प्रकार से क्या हुआ। अकालों से खाद्यान्नों का अभाव हो गया, अनाजों की कीमत बढ़ गई और 1966 में भारत को 1 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न आयात कराना पड़ा। और उत्तर प्रदेश और बिहार भी जब अकाल के चपेट में आ गए तो उस दौरान संपूर्ण राष्ट्र ही अकाल से त्रस्त था। अतः भविष्य में इन अकालों से निपटने के लिए भी ध्यान देना आवश्यक था। हमारा लास्ट पॉइंट है कृषि वित्त के साधनों का विकास। परंपरागत तौर पर कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सूदखोर करते थे। वे अनियंत्रित ब्याज दर वसूल करते थे और किसान द्वारा जब ऋण नहीं चुका पाता था तो ये क्या करते थे, उनकी ज़मीन, हल, बैल, औजार और कभी कभी उनकी बेचारों की गृहस्थी का सामान, यहाँ तक कि घर भी नीलाम करवा देते थे। तो जिस तरह से सामंत कृषकों के ऊपर भार बने हुए थे, उसी प्रकार किसान सूदखोरों के भार से प्रताड़ित भी था। अब 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही कृषि वित्त का प्रावधान उपयोगी सिद्ध हुआ। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाने लगे और विकास जो अधिकारी थे और तहसीलदारों के माध्यम से सरकार द्वारा तकाबी ऋण व फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने लगे। 1968 और 1973 के बीच खेती को दी जाने वाली संस्थागत सहकारी वित्तीय सहायता दुगनी हो गई। 1965 में भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग गठित किया और इसके पश्चात कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण द्वारा किसान और कृषि के लाभ को सुनिश्चित किया गया। सरकारी निवेश, संस्थागत वित्त, उत्पादन मूल्य इत्यादि हरित क्रांति में सहायक बन गए। तो ये हमारा जो था आज का, उसमें हरित क्रांति के कारण और उसके सहायक तत्व के बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।